हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां फिर से लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। 11th क्लास केमिस्ट्री और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तता। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को भौतिक गुणों के अंदर आवर्तता में बताया है विद्युत ऋणता के बारे में। इसके अलावा अपन ने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ी है, इसके अलावा आयनन एंथैल्पी पढ़ी है, परमाणु त्रिज्या पढ़ी है। ये सारे जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है ये सब भौतिक गुणधर्म थे। अब बात करेंगे अपन रासायनिक गुणों के बारे में, यानी कि रासायनिक गुण किस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तित होंगे, या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और देखिए, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपना आता है संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्था। दो चीजें अपने पास है यहाँ पर, एक तो है संयोजकता और एक है ऑक्सीकरण अवस्था। इन दो चीजों को समझना पहले जरूरी होगा, तो इनको अपन ध्यान से समझते हैं। देखो, किसी भी तत्व की अन्य तत्व के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी कोई भी एक तत्व कितने अन्य तत्वों से संयोग करेगा वो उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में, कि मैंने एक उदाहरण आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये BF3, ये उदाहरण आपका यहाँ पर है, ये कोई यौगिक है। इस यौगिक में आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो बोरोन है ना, ये बोरोन 3 फ्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो एक बोरोन यहाँ पर 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इस बोरोन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता, यानी कि कोई भी एक तत्व कितने अन्य तत्वों से जुड़ा होगा वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे कि बोरोन अन्य 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोरोन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग पूछ लें कि सर बोरोन की तो अपन ने बता दी कि बोरोन 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोरोन की संयोजकता कितनी हो गई? 3। परंतु बात मान लेते हैं, अपन से पूछ लिया कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो इसका बताने का तरीका बहुत सिंपल है भाई। BF3 में 3 फ्लोरीन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ है 3 फ्लोरीन इस प्रकार से। अब यहां पर देखो, इस फ्लोरीन को देखो, एक फ्लोरीन को, तो एक फ्लोरीन तो एक से जुड़ा हुआ है ना भाई। एक फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन तो एक ही परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता तो एक ही होगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर कि कोई भी एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सिंपल से उदाहरण से मैंने आपको बता दिया कि इस BF3 के अंदर बोरोन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। और यदि अपन संरचना बना के देखें तो आप लोगों को दिख रहा है कि फ्लोरीन जो होता है, ये फ्लोरीन भी एक ही परमाणु से जुड़ा हुआ है, वैसे ये फ्लोरीन भी एक ही परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये फ्लोरीन भी एक ही से जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन केवल एक परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो कोई भी एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा वो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी संयोजकता के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, यानी एक वर्ड और आ रहा है ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, किसी तत्व के परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया यहाँ पर कि मान लेते हैं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और आपको पता है यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर एक धनावेश आएगा।
कितना आएगा, एक धनावेश यहाँ पर आएगा। तो ध्यान रखिए भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लेते हैं ये क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन का कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी जाएगी, -1 हो जाएगी। इसके अलावा बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, बात करें अपने यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ने मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, एक ऑक्सीजन परमाणु ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2 हो जाएगी, -2। ठीक है। आगे बात करें अपन यहाँ पर, मान लेते हैं आपका ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग इसने किया, इसको जो है आवेश कितना आ गया, +3 आ गया, और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी जाएगी, +3 हो जाएगी। तो ध्यान रखिए आप लोग कि कोई भी तत्व का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। क्या क्या अंतर बता दिया मैंने। संयोजकता तो होती है क्या, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता, यानी कि कोई एक तत्व कितने अन्य तत्वों के साथ संयोग करेगा, वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और इस संयोजकता में कभी +- नहीं लगाया जाता। देखो मैंने आपको बताया था कि BF3 में B की संयोजकता 3 होती है, वहां पर अपन ने कोई +- नहीं लगाया। ठीक है ना। यानी संयोजकता में कभी +- नहीं लगाया जाता, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है, कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब देखो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, तो ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में ध्यान रखना आप लोग +- लगाया जाता है। तो संयोजकता के अंदर कोई +- नहीं लगाओगे, परंतु यदि कहीं पर +- लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। इस बात का आप लोग ध्यान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। चलो, तो ये बात होगी अपनी यहाँ पर किसके बारे में, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, कि संयोजकता कहते कैसे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते कैसे हैं, दोनों में अंतर अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ कि आवर्त सारणी जो अपन ने पढ़ी है, उस आवर्त सारणी में ये जो संयोजकताएं होती है, ये किस प्रकार से बदलती है, किस प्रकार से आवर्तिता प्रदर्शित करती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, उनकी संयोजकता उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। S ब्लॉक और P ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व आते हैं, उन तत्वों की संयोजकता क्या होगी, उन तत्वों की संयोजकता उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। या फिर कैसे निकालोगे, 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को घटाने पर प्राप्त होती है। तो या तो संयोजकता क्या होगी, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, या फिर 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, घटा दो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ये रखने वर्ग समूह, आपको पता है वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड दोनों S ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है। और वर्ग 13 से लेकर 18 तक P ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो S और P ब्लॉक की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप लोग सुनो ध्यान से, मैंने आप सभी को यहाँ पर इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे, तो उसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको S ब्लॉक के वर्ग फर्स्ट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया था, NS1,
दूसरे का क्या बताया था NH2। तो भाई पहले वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH1 है, तो इसके बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, NH2 के बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन वर्ग सेकंड में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर लिख दे दो, लिख दिया बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसी प्रकार से वर्ग 13 की बात करूं तो इसका मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास बताया था क्या? NH2Np1, ये बताया था मैंने। अब NH2Np1 बताया तो उसके बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया अपन ने यहाँ। ठीक है ना। अब आगे अपन बढ़ेंगे तो देखो 14 में क्या हो जाएगा? NH2Np2। अब देखो NH2Np2 अपन ने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर। ऐसे निकालते अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या बाएं कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो देखो 15 का क्या होगा सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास? NH2Np3 होगा, तो बाएं कोष में कितने जाएंगे? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्या होता है? NH2Np4 होता है, बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे बात करो मैं 17 वाले का, तो क्या होता है? NH2Np5 होता है, तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे? बाएं कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 18 का क्या होता है? 18 का होता है NH2Np6, तो बाएं कोष में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं? बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग फर्स्ट के तत्वों के बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 के बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वर्ग 13 के बाएं कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 के बाएं कोष में 4 होंगे, 15 के बाएं कोष में 5, 16 के बाएं कोष में 6, 17 के बाएं कोष में 7 और 18 के बाएं कोष में 8। देखो या तो आप लोग बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालोगे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, या फिर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको और बता दूं। बहुत सिंपल तरीका है कि S और P ब्लॉक के तत्वों में बाएं कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत सिंपल होता है। कैसे? S में तो वर्ग की संख्या 1 है, इसलिए बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 1 है। S वर्ग 2 में बात करें अपन तो वर्ग की संख्या 2 है, इसलिए बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 2 है। अब वर्ग संख्या 13 है, तो ध्यान रखें इसमें बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? इस पीछे वाली संख्या के बराबर। देखो 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग उसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करें कि सर इससे संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो देखो बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकालना अपने सीख ली है। अब बात करेंगे किसके बारे में? संयोजकता के बारे में। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि S और P ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता जो होती है वो उनके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। या तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, या फिर 8 में से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दो? घटा दो, तो आपको संयोजकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखो वर्ग फर्स्ट के तत्वों में बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए संयोजकता भी क्या होगी? 1 होगी। सेकंड के तत्वों में बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजकता भी कितनी होगी? 2 होगी। वर्ग 13 की बात करें तो बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए संयोजकता भी कितनी होगी? 3 होगी। वर्ग 14 के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए संयोजकता भी कितनी होगी? 4। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग क्या करते जा रहे हैं? जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या है? संयोजकता है। परंतु वर्ग 15 में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वर्ग 15 में क्या होता है? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो संयोजकता भी कितनी होनी चाहिए? 5। तो बिल्कुल 5 भी होती है इसकी, परंतु एक संयोजकता और होती है। मैंने आपको बताया था कि संयोजकता निकालेंगे कैसे? या तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, जैसे 5 5 है, ठीक है। और एक क्या होती है? 8 में से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को घटा दो, तो 8 में से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 5। 8 में से 5 गए कितने बचे? 3। यानी कि ये 5 भी प्रदर्शित करेगा और 3 भी प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से आगे देखो वर्ग 16 की बात करें तो वर्ग 16 के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 तो ये प्रदर्शित करेगा ही सही, परंतु एक और प्रदर्शित कर सकता है। कौन सी? 8 में से 6 को घटा दो, कितने बचेंगे? 2। तो ये 2 भी प्रदर्शित कर सकता है। उसी प्रकार से 17 की बात करें अपन, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करेगा ही सही, परंतु ये क्या करेगा?
8 - 7 कर दो, यानी कि 1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेगा। और बात करें अपन यहाँ पर 18 के बारे में, तो 18 जो होता है वो 8 तो प्रदर्शित करेगा ही सही, साथ ही ये 0 भी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि 8 में से 8 गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है S और P ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता जो होती है वो कैसे निकालते हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, या फिर 8 में से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दो, घटा दो, तो इससे आपको संयोजकता S और P ब्लॉक के सभी तत्वों की प्राप्त हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात यह है कि पहले वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनकी संयोजकता 1 ही होगी, दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उन सभी की संयोजकता कितनी होगी, 2 ही होगी, है ना। 13 में जितने भी तत्व आते हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी, 3 ही होगी। इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये था अपना S और P ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना, आराम से अपन ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत अपन को नहीं होनी चाहिए। अब बात करें अपन कि सर S और P ब्लॉक तो हो गया, बात करें D ब्लॉक के बारे में कि D और F ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो D और F ब्लॉक की अपन बात करें तो देखो D और F ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं ना वो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। वो क्या करते हैं, एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, और एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करने के कारण ही इनकी संयोजकताओं को परिवर्तनशील संयोजकता कहा जाता है। इनकी संयोजकताओं क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आयरन जो होता है, आयरन +2 भी प्रदर्शित करता है, +3 भी प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना भाई। अपन यहाँ पर संयोजकता की बात कर रहे हैं इसलिए प्लस हटा देंगे, और यदि ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो प्लस लगा देते हैं। तो देखो कितना सा अंतर आ रहा है, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में बस थोड़ा सा अंतर है कि यदि +- लगा हुआ है तो वो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और +- नहीं लगा हुआ है तो वो क्या होगी, संयोजकता। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर कॉपर जो होता है, कॉपर भी 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 1 भी प्रदर्शित करता है और 2 भी प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो तत्व होते हैं D और F ब्लॉक के तत्व, ये एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, और इनकी इन संयोजकताओं को अपन परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना संयोजकता से संबंधित कंसेप्ट जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है, यानी कोई भी एक तत्व कितने अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। बात करें ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में तो देखो कोई भी तत्व का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दोनों में बस एक सिंपल सा अंतर होता है, यदि आपने बिना +- के लिखा है तो वो संयोजकता होती है, +- लगाकर लिख दिया तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। आगे बात करें तो S और P ब्लॉक की संयोजकता निकालने का सिंपल सा तरीका है, उनके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, या 8 में से बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दो, घटा दो, तो आपको संयोजकता प्राप्त हो जाएगी। बात करें अपन D और F ब्लॉक के बारे में तो ये एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकताओं को अपन परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। और ये परिवर्तनशील संयोजकता आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आयरन 2 भी प्रदर्शित करता है, 3 भी प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार से कॉपर 1 भी प्रदर्शित करता है और 2 भी यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये था अपना आज का सेशन। आशा करता हूँ आप सभी को ये दोनों बातें बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।